हेलो बच्चों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में संबंध। ये रासायनिक साम्यावस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि केपी और केसी में संबंध कैसे निकालते हैं। ये जो पूरा चैप्टर है ये बेस्ड इस पे है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हम इसके लिए एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया मान लेते हैं। मान लो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है N1A प्लस N2B और ये रिवर्सिबल वाला साइन, इसका मतलब होता है रिएक्शन फॉरवर्ड भी होगी और बैकवर्ड भी होगी। और आपके जो प्रोडक्ट हैं वो है M1C प्लस M2D। ये एक रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। जिस रिएक्शन के अंदर ये वाला साइन लगा है डबल एरो, उसको आप कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक, तो हम ये सीखे हैं पीछे कि केसी किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ केसी निकाल लेते हैं। केसी का मतलब होता है जो आपके फॉरवर्ड रिएक्शन में उत्पाद है उनकी सांद्रता। तो उत्पाद तो है आपके C और D। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्पाद M1 और M2 है। M1 और M2 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हम 2, 3, 4 लगाते हैं, वो होती है मोलों की संख्या। ऐसी C के मोलों की संख्या M1 है, D के मोलों की संख्या M2 है। तो C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता, ये जो ब्रैकेट लगाई है ये होता है एक्टिव मास। तो हमारा Kc का फॉर्मूला या सूत्र या परिभाषा ये कहती है उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। तो ये उत्पाद हो गए, अपॉन में होते हैं अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, यानी कि उत्पाद और अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के अनुपात को आप केसी कहेंगे। ठीक, अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये आते हैं इसकी पावर में। जैसे C था तो C के नंबर ऑफ मोल्स M1 है तो C की पावर M1, D के नंबर ऑफ मोल्स M2 है तो M2, इधर N1 और N2। ये आपने यहां पर निकाला केसी, साम्य स्थिरांक। ठीक है, आप पता K को कांस्टेंट बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं। आपको रिलेशन निकालना है केपी और केसी में, तो आप केसी तो निकाल चुके। अब देखो केपी, आप केपी के लिए क्या समझ लें, जो P होता है, P का मतलब होता है प्रेशर, दाब। ठीक, बस अगर प्रेशर यहां पर किया तो C जो है, C का मतलब हो गया प्रेशर ऑफ C। जो आपका उत्पाद है C पर लगने वाला आंशिक दाब। ठीक, ऐसे ही अगर आप D पर करेंगे तो D पर लगने वाला आंशिक दाब होगा PD। बिल्कुल सेम A पर लगने वाला आंशिक दाब PA और B पर लगने वाला आंशिक दाब PB होगा। इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स जो पावर में थे वो फिर लिख देंगे, M1, M2, N1 और N2। ये हमने निकाल दिया KP। अब इन दोनों में किस तरह का एक रिलेशन आएगा वो हमें समझना है। ठीक, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ये जो PA, PB, PC और PD हैं, इनकी वैल्यू निकालो पहले। और वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? आदर्श गैस समीकरण का, आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। सबको पता है आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? PV बराबर nRT। ये आदर्श गैस समीकरण होती है। P होता है दाब, ये दाब ही तो हमको निकालना है। तो दाब निकालने के लिए क्या करेंगे? P इक्वल टू N/B इंटू RT। N होती है मोलों की संख्या, B होता है आयतन। तो मोलों की संख्या और आयतन के अनुपात को आप सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? N/B इक्वल टू होता है एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। और सक्रिय द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं ब्रैकेट से, सांद्रता से। तो क्या करेंगे? P इक्वल टू, यहां हमने मान लिया ये सांद्रता, इसका मतलब होता है एक्टिव मास। ठीक, N/B की जगह ये रख दिया और साथ में RT रख दिया। तो ये P की वैल्यू आ गई। अगर हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है, PA, PB, PC, PD, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए देखो, अगर PA निकालना है, A क्या है आपका? A है आपका अभिकारक। तो A की सांद्रता, बस इस ब्रैकेट के अंदर A रख दो और साथ में RT।
अगर Pb निकालनी है तो कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT, अगर Pc निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, अगर PD निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो कंसंट्रेशन की जगह अगर A की निकालनी है तो A रख दिया ART, B का निकालना है BRT, C निकालना है CRT, D निकालना है DRT। तो ये PA, PB, PC, PD सबकी वैल्यू आ गई। अब ये PA, PB, PC, PD की वैल्यू किस में रखोगे? इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, तो हम लिख देते हैं कि PA, PB, PC तथा PD ये आपके क्या है? आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर है। ठीक, अब इनकी वैल्यू किस में रखनी है? इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 आपकी क्या है? ये Kp इक्वल टू, तो ये लिखेंगे Kp इक्वल टू, ये है Pc। अब Pc की वैल्यू देखो क्या है? CRT, तो ये हमने पुट किया C इंटू RT। अब एक बात और ध्यान रखनी है, यहां पर Pc की पावर m1 है। जब Pc की पावर m1 है तो C की पावर भी m1 होगी, RT की पावर भी m1 होगी। तो C की पावर m1 और RT की पावर m1। अब वैल्यू रखनी है PD की मल्टीप्लाई में, PD की है DRT, तो D की पावर m2 और RT की पावर m2। तो कंसंट्रेशन ऑफ D पावर m2, RT की पावर m2, ये आ गया। अपॉन इधर है PA की पावर n1, तो A की वैल्यू है ART, तो A की पावर n1 और RT की पावर n1। देखो A की पावर n1 और RT की पावर n1 इंटू, अब रखना है हमें PB की वैल्यू। PB की पावर है n2, तो B की पावर n2 और RT की पावर n2, ये दोनों की पावर आ गई। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देखो किस तरह से, Kp ये तो है आपका C की पावर m1, ये है D की पावर m2 अपॉन A की पावर n1 इंटू B की पावर n2। हमने क्या किया, इसमें जो RT वाली टर्म थी इसे छोड़ दिया। ठीक, ये देखो RT आप पढ़ते हैं छोटी क्लासों में बहुत कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये गुणा हो रही है देखो इनकी सबकी। तो RT की पावर ऊपर क्या हो जाएगी? m1 प्लस m2, पावर को जोड़ दो, ये m1 है ये m2 है, तो m1 प्लस m2। अच्छा, ऐसी नीचे क्या हो जाएगी? n1 प्लस n2। भाई नीचे क्या हो जाएगा? RT की पावर n1 प्लस n2। अब एक चीज देखो, ये जो वैल्यू आई निकल के C की पावर m1, D की पावर m2, ये सेम वैल्यू Kc की है। यहां तक इतनी वाली टर्म, ये जो पूरी टर्म है ये किसकी वैल्यू है? Kc की। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये जो वैल्यू Kc की है ये रख दो यहां पर, तो Kc ये आ गया। अब देखो हमारा उद्देश्य भी यही था, रिलेशन निकालना है Kp और Kc में, तो Kp Kc में आ गया। अब इसको और थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। देखो RT की पावर ऊपर क्या है? m1 प्लस m2 और नीचे क्या है? n1 प्लस n2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये किसमें हो जाएगी? माइनस में, माइनस n1 प्लस n2, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा काम ऑन करना है। ये जो आपका है m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, इसे आपने डेल्टा n मान लेना है। जब इसे डेल्टा n मानोगे आप तो ये निकल के क्या आएगा? Kp इक्वल टू Kc और RT की पावर कितनी हो जाएगी? इस पूरे की जगह आपको डेल्टा n रखना है, डेल्टा n। ये आ गया आपका Kp और Kc में संबंध। क्या होता है? Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल आगे आपको करने हैं जिसमें इस डेल्टा n की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें याद आपको रखना है डेल्टा n इक्वल टू क्या है? देखो डेल्टा n के बराबर है m1 प्लस m2, और ये m1 और m2 क्या है इस वाली रिएक्शन के लिए? देखो ये C के मोलों की संख्या, ये D के मोलों की संख्या। C और D क्या है? उत्पाद। तो ये उत्पाद है दोनों, m1 और m2 है उत्पाद के मोलों की संख्या। तो m1 प्लस m2
यानी कि उत्पादों के मोलों की संख्या या उत्पादों के मोल, ठीक, माइनस ये N1 और N2 क्या है, ये है अभिकारकों के मोल, तो ये है अभिकारकों के मोल, अभिकारक के मोल। अगर किसी भी रिएक्शन में डेल्टा N निकालना है तो उसके लिए आपको निकालना है उत्पादों को मोल माइनस अभिकारकों के मोल। एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लेते हैं, जैसे हैबर विधि आपने पढ़ी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं 1:3 के अनुपात में। ये भी कैसी आपकी है, उत्कीर्णीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है। बनता क्या है यहाँ से, अमोनिया। अगर आपसे कहा जाए इस वाली रिएक्शन के लिए आप डेल्टा N निकालो, तो डेल्टा N कैसे निकलेगा, देखो डेल्टा N बराबर है उत्पादों के मोल, तो उत्पाद इसमें कौन सा है, ये NH3, इसके मोल कितने हैं 2, माइनस अभिकारकों के मोल, अभिकारक कौन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल तो 3 है और नाइट्रोजन का 1 है, तो 3 और 1 4, तो यहां से डेल्टा N कितना आ गया, -2। ठीक है, ये आपका Kp और Kc में संबंध फिनिश हो गया। थैंक यू।